नमस्कार, जोहार। न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। देखिए, आज का दिन बहुत शुभ है। महात्मा गांधी की जयंती है आज। मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें आप राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं, वो शख्स जिनकी लाठी से ही देश की आजादी निकली। संभव है आप मेरी बात से सहमत हो, संभव है आप मेरी बात से असहमत हो। विचारधाराएं हैं और संविधान तमाम विचारधाराओं को उतनी ही इज्जत देता है। लेकिन इस देश के संविधान की खूबसूरती देखिए और इस देश की खूबसूरती देखिए कि आप उनका विरोध भी करेंगे तो आप उन्हें गांधी जी ही कहेंगे, और आप उनके समर्थन में भी आज अगर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे तो उन्हें गांधी जी ही कहेंगे। और उन्हीं गांधी जी के सम्मान में आज हमने बातचीत रखी है झारखंड के विकास की। आज बात होगी झारखंड के विकास की, झारखंड में आकर्षित किए जा रहे निवेश की, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की, और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत लगने वाली बोली की, ई ऑक्शन की। क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या कुछ बदलाव होने चाहिए, औद्योगिक नीति में क्या अच्छा है, क्या कुछ बदलाव होने चाहिए, इन तमाम चीजों को आज हम समझने की कोशिश करेंगे झारखंड के उद्योग जगत के जुड़े लोगों से। और सारी बातें होंगी डंके के चोट पर। रांची में आज स्मार्ट सिटी इन्वेस्टर्स समिट हुआ। झारखंड भर के निवेशकों ने इसमें हिस्सा लिया। कुछ निवेशकों ने जमीन की कीमत को कम करने का आग्रह किया। उन्हें लगा कि जमीन की कीमत यहां पर बहुत ज्यादा है। लेकिन ज्यादातर जो निवेशक थे उन्होंने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की तारीफ करते हुए इसमें निवेश की इच्छा जताई है। तो भाई, आज हम सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि आज उस समिट में क्या कुछ हुआ है, निवेशक क्या कुछ कह रहे हैं, तो बहुत कुछ समझने में हमें आसानी होगी। एक बार दिखाइए वो रिपोर्ट। झारखंड भर के निवेशकों ने लिया हिस्सा। ज्यादातर ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की तारीफ की, ज्यादातर ने शर्तों और कीमतों को बताया सही। कई निवेशकों ने निवेश की जताई इच्छा। कुछ निवेशकों ने जमीन की कीमत को कम करने का किया आग्रह। मेट्रो शहरों में इन्वेस्टर्स समिट करने के बाद पहला बड़ा इन्वेस्टर्स समिट रांची में आयोजित किया गया, जिसमें झारखंड के कई बड़े निवेशकों ने हिस्सा लिया। मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से जुड़े हुए कुछ निवेशकों ने जमीन की कीमत कम करने का आग्रह किया। जमीन की लागत जितनी है उतना इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत, ये रेशो कुछ तरीके से नहीं जचता है। मेरे ख्याल में ज़मीन का कंपोनेंट 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो हॉस्पिटल की कॉस्ट है। और यहाँ पर अगर 70 करोड़ की इन्वेस्टमेंट वाली ज़मीन लेगा तो 700 करोड़ का अस्पताल को लेके आने वाला भी नहीं है। तो हम अगर बिल्कुल वायबल तरीके से चलते हैं, अगर ठीक तरीके से चलते हैं, तो एक अच्छा इंस्टीट्यूट यहाँ पर 60-70 करोड़ की लागत में बड़े आराम से 10 साल के लिए सस्टेन कर सकता है सिटी के लिए। लेकिन ज़मीन की कीमत उसमें 6-7 करोड़ से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। तो या तो हम प्लॉट को थोड़ा छोटा करें या उसकी कीमत कम करें, ऐसा मेरा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में मुख्यमंत्री ने स्थानीय निवेशकों को प्राथमिकता देने का नियम बनाया है, जिससे स्थानीय निवेशक बेहद खुश हैं। उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर विश्वस्तरीय है, इसलिए जमीन की कीमत पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। जो रोड्स, इतनी चौड़ी रोड्स आएंगी, उसका एक कॉस्ट आता है। लेकिन सरकार ने जो आज रेट्स रखा है, मेरे को नहीं लगता कि ये रेट्स, मतलब 2 लाख रुपए डिसमिल का रेट है इंस्टीट्यूशन के ऊपर में, तो उतना मैं आज रांची टाउन के अंदर में आपको कहीं, ये तो हार्ट ऑफ द टाउन में आ रहा है, मिलेगा ही नहीं दूर दूर तक। और टाइटल फ्री लैंड रहेगा, कहीं पर कोई झमेला नहीं है, ना पोजीशन का झमेला, ना कोई चीज़ का झमेला। तो वो ना नक्शा पास के कराने के लिए नगर जाना, तो मैंने सारी फैसिलिटी दे रही है, तो नॉट ए बैड जी। मतलब एकदम जैसे कोई भी चीज़ आप ऑनलाइन देख सकते हैं, किसी भी चीज़ को फोन से ऑनलाइन से, ये बिल्कुल पारदर्शी है। और बहुत ही मतलब जो भी L&T वगैरह ने या स्मार्ट सिटी ने रोड, नाली, बिजली, जो भी चीज़ बना रहे हैं, एक वर्ल्ड क्लास जो बनना चाहिए वो बना है। नगर विकास सचिव विनय कुमार चौबे ने निवेशकों की हर राय को बेहद महत्वपूर्ण बताया और कहा कि फिलहाल रेट यही रहेंगे, लेकिन आगे जैसे जैसे समय बीतेगा सरकार इस पर लचीला रुख जरूर अपनाएगी। लोगों ने 3 डिफरेंट कंसल्टेंट्स को लगाकर मार्केट सर्वे करके डिसाइड किया है। और प्लॉट्स चूँकि बड़े बड़े हैं, इसलिए लोगों को रेट उस सेंस में ज़्यादा लग रहा है। अदरवाइज रेट जो बेस रेट है हम लोग के अनुसार से काफ़ी रिजनेबल है। और इनफैक्ट फर्स्ट राउंड ऑफ ऑक्शन में करीब 9 प्लॉट हम लोग ऑक्शन कर पाए। दैट शोज़ कि अभी तो रेट्स
रिजनेबल है। हॉस्पिटल्स के रेट को लेके लोगों में कुछ कन्फ्यूज़न है। मेडिकल कॉलेज का अलग से एक रेट है जबकि इंस्टीट्यूशनल का अलग रेट है, तो वो हम लोग जब नेक्स्ट राउंड में जब हम लोग चेंज करेंगे लैंड यूज पैटर्न वगैरह, तो इन सभी बातों को हम लोग ध्यान में रखेंगे। स्मार्ट सिटी रांची एचिस एरिया में बेहद हरे भरे माहौल में विकसित हो रही है। दिसंबर तक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की सड़कें, नालियां, वाटर सप्लाई और बिजली व्यवस्था बेहद आधुनिक तरीके के साथ कंप्लीट कर दी जाएगी और निवेशक जल्द होने वाली दूसरी नीलामी में हिस्सा लेकर कामकाज शुरू कर सकेंगे। सबसे बड़ी बात, स्मार्ट सिटी में जमीन के नक्शे पास कराने के लिए नगर निगम के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन राजा के साथ शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। अब जब आपने इस रिपोर्ट को देख लिया है तो आपके मन में कौतूहल होगा। देखिए, अगर आप उद्योग जगत से जुड़े हुए बड़े शख्सियत हैं तो आपको पता है कि इसमें क्लॉज क्या है, लेकिन अगर आप घर में बैठे हुए आम आदमी हैं, डिनर के साथ, परिवार के साथ इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो आपके मन में कौतूहल होगा कि भाई स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में मेरे लिए क्या है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में है क्या, ये चल क्या रहा है भाई। तो उसे हम एक नट शेल में आपके लिए लेकर के आए कि देखिए, स्मार्ट सिटी में ये फेज 2 है। 218 एकड़ में से 42 प्लॉट्स, 218 एकड़ के 42 प्लॉट्स जो हैं वो अभी ऑक्शन के लिए रखे गए हैं और आने वाले समय में स्मार्ट सिटी का ADB एरिया डेवलपमेंट का सेंटर होगा। सचिवालय और मंत्रियों के आवास स्मार्ट सिटी में ही होंगे। अब आपको बता देते हैं कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से स्मार्ट सिटी एरिया सबसे सेफ और हाई सिक्योरिटी जोन में होगा। आने वाले समय में सारी कंपनियां और निवेशक उधर ही मूव करेंगे। स्मार्ट सिटी HEC एरिया धुरवा में है। स्मार्ट सिटी में हाई कोर्ट के पास 30 गवर्नमेंट और प्राइवेट संस्थानों का ऑफिस खोलने की प्लानिंग है। 100 एकड़ जमीन पर हाउसिंग कॉलोनी भी बनने जा रही है। रियल एस्टेट का सारा ग्रोथ आने वाले समय में स्मार्ट सिटी में ही होगा। 1 से 500 की रैंकिंग तक वाले जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको 1 रुपए टोकन मनी पर यहां जमीन देने का प्रावधान किया गया है। एजुकेशनल क्षेत्र के लिए कुल 10 प्लॉट्स हैं। यहां पर इस क्षेत्र के लिए कुल 10 प्लॉट्स मिला करके 64 एकड़ 57 डिसमिल जमीन वहां पर अवेलेबल है। मिक्स यूज सेक्टर के लिए 14 प्लॉट्स हैं। अब मिक्स यूज सेक्टर के लिए 61 एकड़ 68 डिसमिल जमीन जो है वो मिक्स यूज के लिए है। पब्लिक और सेमी पब्लिक सेक्टर के 2 प्लॉट्स कुल मिलाकर के 25 एकड़ जमीन ऑक्शन में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस ऑक्शन में आप दुनिया में कहीं भी बैठ करके हिस्सा ले सकते हैं। इसमें ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता का पूरा ध्यान रखा गया है कि भैया यहां पर कुछ भी गड़बड़ झाला नहीं होगा। रांची स्मार्ट सिटी के अंदर 21% भूमि शैक्षणिक संस्थान यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए रांची स्मार्ट सिटी में शैक्षणिक संस्थान और मेडिकल सेक्टर को प्राथमिकता दी जा रही है। आपको बता देते हैं कि हर प्लॉट के 400 मीटर की दूरी के अंदर ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल रहने की कोशिश की जा रही है। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए GIS सब स्टेशन का निर्माण भी यहीं हो रहा है। कोई भी तार स्मार्ट सिटी के अंदर ओवरहेड वायर के रूप में आपको नहीं मिलेगा। सभी यूटिलिटी सर्विसेज यूटिलिटी डक्ट के अंदर होकर के ही स्मार्ट सिटी में पहुंच रहा है। जैसे आप रोड की बात कर लें, ड्रेनेज की बात कर लें, यूटिलिटी सर्विसेज की बात कर लें, जलापूर्ति की बात कर लें, विद्युत आपूर्ति की बात कर लें, ये सब वर्ल्ड क्लास है। तो ये एक नट शेल में हम आपको बता दे रहे हैं ये सारी चीजें। अब हमारे साथ हमारे मेहमान हैं, हम उन्हीं से समझने की तमाम कोशिशें करेंगे। देखिए, हमारे साथ जमशेदपुर से, देवघर से, हर जगह से लोग जुड़ेंगे। अभी हमारे साथ रोहित अग्रवाल साहब मौजूद हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि के तर्ज पर। हमारे साथ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि के तर्ज पर यहां पर हैं जनरल सेक्रेटरी हैं झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, जॉइंट सेक्रेटरी हैं रोहित जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। चलिए, बहुत। और हमारे साथ वरिष्ठ अर्थशास्त्री जिनसे हम झारखंड के अर्थशास्त्र की ABC हमेशा सीखते रहते हैं, हरीश्वर दयाल साहब हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। अब सबसे पहले मैं रोहित अग्रवाल साहब आपके पास ही आ रहा हूं, चूंकि इस तमाम ऑक्शन जब चल रहा था तो मैं देख रहा था कि विष्णु अग्रवाल जी के बगल में भी मैं आपको वहां पर देख रहा था। तो इसका मतलब यह है कि आप वहां पर मौजूद थे, बहुत करीब से आप सारी चीजों को देख रहे थे। देखिए, आज 2 अक्टूबर का दिन है, बहुत ही शुभ दिन है। इस शुभ दिन पर ये समिट का आयोजन होना, ये एक अच्छा संकेत है, पहली चीज। दूसरी चीज जो मैं देख रहा हूं, ये देख रहा हूं कि झारखंड में जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने की कोशिश हो रही है। अमूमन तो मैंने देखा कि पिछली सरकार में भी इसे मोमेंटम झारखंड के थ्रू एक्सप्लोर करने की कोशिश की थी, हालांकि बहुत सारी त्रुटियां रह गई थी। अमूमन यहां पर हम देख रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी का बहुत ध्यान रखा जा रहा है। जैसे इस ऑक्शन में भी
दुनिया में बैठे कहीं भी आप ई ऑक्शन में हिस्सा लीजिए। और सबसे अच्छी चीज ये है कि यहाँ पर जैसे आपको जमीन लेना है सपोज, अब उसके क्लियरेंस के लिए आपको इधर उधर बहुत जगह पर दौड़ना पड़ता है। लेकिन मैं विनय चौबे जी को सुन रहा था, मैं अमित कुमार जी को भी सुन रहा था, फोकस इसी बात पर था कि अब उद्योगपतियों को, व्यवसायियों को यहाँ इन्वेस्ट करने के बाद इधर उधर लाइसेंस के लिए और जो एनओसी उसके लिए दौड़ने की जरूरत नहीं है। मतलब वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलेगा। रोहित जी थोड़ा इसको एलैबोरेट करें, चूंकि आप तो उस फील्ड से जुड़े हुए हैं। सर देखिए, स्मार्ट सिटी जो है ये असीम संभावनाओं का योजना है, और जैसा आपने खुद कहा ये विकास की ओर झारखंड को अग्रसर कर देगा। और हमारा झारखंड, मुझे पूर्ण विश्वास है कि टॉप 3-4 स्टेट्स में इंडिया में आएगा। अच्छा, दूसरी बात है, ये स्मार्ट सिटीज तो 100 बनने हैं पूरे देश में, लेकिन ये अपने आप में एक ये ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है। ग्रीन फील्ड का मतलब जीरो से स्टार्ट करना। एक होता है बना हुआ जगह है, उस पर कुछ और हम लोग मॉडरेशन कर रहे हैं, कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कुछ डिमोलाइज कर रहे हैं और ऐसे करके बना रहे हैं, लेकिन ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है। दूसरी बात मैं बताऊं, ये आउटस्कट में नहीं है। अगर आप दिल्ली का एग्जांपल लें तो वहाँ गुड़गांव बसा, नोएडा बसा, बसते बसते बचा, वहाँ लोग मतलब आउटवर्ड जी 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 जी। लेकिन क्या ये रोज हमारा जाना होता है? ये पैर पड़े हुए हैं झारखंड वासियों के। सचिवालय वही है, क्रिकेट स्टेडियम वही है, हाईकोर्ट वही है, HSC मार्केट वही है। तो ये हमें एक तरह से ये ब्लेसिंग है कि हमें शहर के बीचों बीच इतना बढ़िया एरिया बेस्ड डेवलपमेंट आया है। झारखंड सरकार का ये तोहफा है झारखंड को विकास की ओर अग्रसर करने का। और एक और बात है, जैसे एक बहुत कॉमन वर्ड है गवर्नेंस में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज, जैसे मोमेंटम झारखंड भी आया, बहुत सारी चीजें आए। देखिए व्यवसाय करने के लिए कितना आसान जगह है ये। हाँ बिल्कुल ईज। हाँ मतलब एक होता है ना लाइसेंस राज खत्म, पीछे दौड़ रहे हैं, कर रहे हैं, तो ये जीता जागता एग्जांपल है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का। भाई इसको देख के दूसरे विभाग अपना वो कर सकते हैं, अडॉप्ट करना चाहिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इतना सरल था, इसमें हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई, हर चीज फेसलेस था। जैसे मैंने बताया, हमको पता भी नहीं कौन साहब है कौन क्या है, एवरीथिंग वाज फेसलेस। पेमेंट ऑनलाइन करना है, अगर कुछ क्राइटेरिया थे आप वो क्वालिफाई करते हैं तभी आप उसमें भागीदार हो सकते हैं ऑब्वियसली। तो वो क्राइटेरिया फुलफिल कर लें तो आपको कहीं के कोई चक्कर नहीं करने। पेमेंट ऑनलाइन कीजिए, अलॉटमेंट लेटर आपको ऑनलाइन मिल रहा है, आप समय सीमा में अपने पैसे जमा कीजिए। अच्छा। और काम चालू कीजिए और झारखंड को अपने पैर पे खड़ा कीजिए। अच्छा रोहित जी, एक चीज जो मैंने इसमें देखी, चूंकि मैंने विजय अग्रवाल जी को भी सुना इसमें और मैं विष्णु अग्रवाल सबको भी सुन रहा था, दोनों बड़े बिजनेसमैन हैं जी बिल्कुल झारखंड के, इसमें कोई दो मत नहीं है। और दोनों ने तारीफ की है कि भाई देखिए सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, सब कुछ आसान है। और HEC इलाके में, धुरवा इलाके में आपको अगर जिस 2 लाख रुपए डिसमिल के हिसाब से अगर जमीन मिल रही है तो दिस इज वेरी वायबल। लेकिन फिर मैं थोड़ा सा और मैंने थोड़ा इस पर रिसर्च किया तो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा ये जो एक तो सरकार का फोकस है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पर और मेडिकल इंस्टीट्यूशंस पे कि ये लोग यहां पर आकर के और इन्वेस्ट करें, लेकिन MCI की जो गाइडलाइंस हैं और शायद उसको लेकर के थोड़ा सा वहां पर कहीं थोड़ी दिक्कत आ रही थी, जो कि विनय चौबे भी बोल रहे थे कि थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन या कंफ्यूजन हो गया है। सबसे बड़ी चीज यही है, मतलब जो मुझे यहां पर लगा कि ये मिसकम्युनिकेशन को अब कहीं ना कहीं ये दूर करने की जो कोशिश है सरकार की तरफ से। ठीक है, जैसे मोमेंटम झारखंड में हमने देखा कि ठीक है बहुत सारे MOUs हुए, लेकिन बहुत धरातल पर बहुत ज्यादा कुछ नजर नहीं आया। लेकिन यहां पर हमें ऐसा लग रहा है कि इसका जो फीडबैक सिस्टम सरकार ने ये जो जनरेट किया कि भाई आप व्यवसायी आपसे आकर के पूछेंगे हाँ कहाँ दिक्कत हो रही है आपको, हमें कहाँ काम करने की जरूरत है, ये फीडबैक सिस्टम बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर इसको लगता है कि एक्सप्लोर किया जा रहा है सरकार की तरफ से। रोहित जी? नहीं, जो हमारे सचिव महोदय हैं या CEO साहब हैं, जो शीर्ष नेतृत्व है वो बहुत ही रिसेप्टिव है। अच्छा। मैं कहना चाहूंगा मतलब ये वास्तव में इसको ट्रीट कर रहे हैं पार्टनरशिप, जो कि ये है भी। अच्छा। हम लोग तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वी आर लाइक पार्टनर्स, झारखंड की ग्रोथ में हमारा बहुत बड़ा योगदान रहने को जा रहा है। तो दे आर वेरी रिसेप्टिव, कोई भी चीज होता है तो वो समझते हैं पूरे खुले दिमाग से। बात अगर होने के लायक हो तो उसे अडॉप्ट भी करते हैं, अगर ना होने के लायक तो तुरंत जवाब भी दे देते हैं कि अननेसेसरी उसको लिंगर नहीं करना है। लेकिन काफी रिसेप्टिव है जो अथॉरिटी है, और इसी के चलते आप देखिए, आपने तो ये भी देखा होगा कि इन्होंने बाहर जाके ट्रेड शो किया था, सबमिट किया था, बॉम्बे गए थे, दिल्ली गए थे, कोलकाता गए थे, लेकिन एंड ऑफ द डे झारखंड के ही निवेशकों ने इन्वेस्ट किया इसमें। तो क्या विश्वास दिलाने की बात है, पहले अपने लोगों को विश्वास में लाओ, फिर मेरा मानना। और झारखंड में देखिए निवेशकों की कमी नहीं है, हाँ। लेकिन बस उन्हें एक वो चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए, भरोसा चाहिए कि कोई है उनके पीछे, और ये चीज धरातल में उतरेगा। मैं आपको एक और चीज बताऊं, मैं फेडरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, FJCCI को। इस साल हमारी नई टीम बनी है, हमारे अध्यक्ष महोदय हैं श्री धीरज तनेजा जी। हमारी जो प्राथमिकताएं होती हैं उसमें एक बड़ा ये शीर्ष में ये प्राथमिकता है कि स्मार्ट सिटी जो है, रांची स्मार्ट सिटी को धरातल में उतारने में हमारी भागीदारी सुनिश्चित करना। अच्छा। हमारे व्यापारियों की भागीदारी सुनिश्चित करना। भाई ये इतना बड़ा ये चीज है, तो हमें नहीं तो किसे, पहला हक तो यहाँ का बनता है ना, जो यहाँ के झारखंड के व्यवसायी हैं वो बाहर जाए, बाहर से लोग यहाँ, वो ठीक नहीं। अगर विजिबल ही नहीं है वो। अगर हम फुलफिल करते हैं
जो भी क्राइटेरिया है, तो पहला हमें मिलना चाहिए। और इसी दिशा में उन्होंने आज जो सेकंड ई ऑक्शन का फर्स्ट समिट था झारखंड में किया, जो बहुत ही सराहनीय प्रयास था। और मैं इसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे सचिव महोदय को, सीईओ साहब को, कि इन्होंने बहुत अच्छा कदम लिया, विश्वास जीतने का काम किया, और ये लॉन्ग टर्म में और भरोसा बना ये इसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म में नजर बिल्कुल लॉन्ग टर्म पे आएगा सर। इसको चलिए देखिए, हमारे साथ आलोक मलिक साहब भी हैं, देवघर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से इनका ताल्लुक है। हमारे साथ मानव केडिया साहब हैं, जो कि पश्चिम सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स से इनका ताल्लुक है। और हरीश्वर दयाल साहब से तो तारुफ मैंने दर्शकों का करवा ही दिया है पहले ही। मैं सबसे पहले पश्चिम सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रतिनिधित्व कर रहे मानव केडिया साहब की तरफ रुख करूंगा। मानव केडिया साहब, रांची में आज समिट हुआ स्मार्ट सिटी को लेकर के, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं। ई ऑक्शन जो है वो ई ऑक्शन की शुरुआत हो चुकी है। 218 एकड़ जमीन है। पश्चिम सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स, झारखंड सरकार के इस इनिशिएटिव को, मैं इसको सिंगल लेंस से नहीं देख रहा मानव केडिया साहब, मैं इसको देख रहा हूं दिल्ली से लेकर के यहां तक। सबसे अच्छी बात यह है कि यहां झारखंड के जो बिजनेसमैन है, जैसा कि रोहित अग्रवाल साहब ने बताया, इनको प्राथमिकता मिल रही है। देखिए, झारखंड का पैसा झारखंड में ही, और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग जो झारखंड का से आप लोगों का ताल्लुक है, आप लोगों को पता है कि झारखंड ने अपने सीने में क्या छिपा के रखा हुआ, अपने गर्भ में क्या छुपा के रखा हुआ है। झारखंड का आदमी अगर यहां पर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज तलाश रहा है, तो इतना तो पता है कि ही विल एक्सप्लोर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, ही विल नेवर एक्सप्लॉइट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। केडिया साहब। हाँ जी सर, मैं ये बताना चाहूँगा कि सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की हमेशा ये मांग रही है सरकार से कि चूँकि जमशेदपुर एक इंडस्ट्रियल एरिया और ख़ासकर यहाँ पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा हैं, और हम लोग हमेशा सरकार से मांग करते आए हैं कि यहाँ पर जितने भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के एंसिलरीज हैं वो डिपेंडेंट है टाटा मोटर्स के। अच्छा। कि अगर टाटा मोटर्स में शटडाउन हुआ तो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया शटडाउन हो जाता है। तो हम लोग ये मांग करते आ रहे हैं बहुत सालों से कि एक पैरेलल एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज एक और यहाँ पर आए, चाहे वो ये जो ट्रक्स बनाते हैं, बस बनाते हैं, वो नहीं बना के अगर कोई टू व्हीलर्स इंडस्ट्रीज आए, कोई ऑटो सेक्टर में कोई इंडस्ट्रीज आए, या ट्रैक्टर की कोई इंडस्ट्रीज आए, तो वो इंडस्ट्री अगर झारखंड में आती है तो ये जो शटडाउन होता है, टाटा मोटर्स का शटडाउन होने से जो हमारी ऑटोमोबाइल एंसिलरीज इंडस्ट्रीज जो है वो भी शटडाउन में चले जाती है, तो उनको ये रास्ता नहीं देखना पड़ेगा। वो एंसिलरीज इंडस्ट्रीज जो है वो चलती रहेगी, क्योंकि यहाँ पर और भी इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पर। और इसके अलावा अगर हम इंडस्ट्रीज के हट के बात करें, ये बहुत ही अच्छी बात है कि माननीय प्रधानमंत्री ने जो स्मार्ट सिटी का ये कॉन्सेप्ट लेके आया, और इसके साथ साथ झारखंड सरकार जो है और इसको लेके बहुत ज़्यादा उत्साहित है, और इंडस्ट्रियल मीट भी किया उन्होंने दिल्ली में, और यहाँ पर भी वो रांची में ये इंडस्ट्रियल मीट कर रहे हैं। और चूंकि ई ऑक्शन के माध्यम से सब चीज़ हो रहा है, तो सब पारदर्शिता इसमें रहेगी जहाँ तक लगता है कि मुझे। और बढ़ चढ़कर झारखंड के जो व्यवसायी हैं, जो बड़े उद्योगपति हैं, उनको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सरकार को ये ध्यान देना जरूरी है कि ऑलरेडी जो इंडस्ट्रीज यहाँ पर एंसिलरीज इंडस्ट्रीज हैं जो झारखंड में, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को सप्लाई करती है, वो बड़ी इंडस्ट्रीज का यहाँ पर आना बहुत ज़रूरी है। हम लोग ये हमेशा से डिमांड करते रहे कि ऑटो इंडस्ट्रीज के साथ साथ आप रेलवे सेक्टर के तरफ में या कोच मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी अगर यहाँ पर लेके आएँ, जमशेदपुर में लेके आएँ, या जमशेदपुर के आसपास सराउंडिंग एरिया में लेके आएँ, तो उससे यहाँ पर जो छोटे इंडस्ट्रीज़ हैं, लघु इंडस्ट्रीज़ हैं, जो मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। अदरवाइज वो डिपेंडेंट हो रखे हैं टाटा मोटर्स के। इसके साथ साथ मैं चाहूँगा कि एजुकेशन के मामले में और हेल्थ सेक्टर के मामले में हम लोग कोविड का दौर देखे हैं 2020 में और 2021 में। मुझे लगता है कि झारखंड में बहुत ज़रूरी है अभी हेल्थ सेक्टर को डेवलप करने का। और चूँकि यहाँ से मरीज जो हैं वो बाहर जा रहे थे, क्योंकि यहाँ पर उतनी सुविधा नहीं हो पा रही थी। मैं थैंक्स कहूँगा कि टाटा मैन हॉस्पिटल ने यहाँ पर जो जमशेदपुर में है पूरी सुविधा दिया उन्होंने, लेकिन इसके साथ साथ एमजीएम ने भी सुविधा दिया। लेकिन इसके साथ साथ अगर कोई ऐसा कोई सिचुएशन आ जाता है, क्रिटिकल सिचुएशन आ जाता है, तो लोग यहाँ पर उसका इलाज नहीं करा पाते हैं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स यहाँ पर होना जमशेदपुर के आसपास। अगर रांची स्मार्ट सिटी में भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आए तो जमशेदपुर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ भी हम स्वागत करेंगे कि वहाँ पर भी इस तरह के हॉस्पिटल्स वहाँ पर आए। लेकिन जमशेदपुर में सराउंडिंग में भी ये बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर भी एक बड़ा हॉस्पिटल्स जो है यहाँ पर आए। इसमें अगर
बड़े उद्योगपति हैं, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े और भी कोई बड़े पूंजीपति प्राइवेट सेक्टर में हैं, वो अगर इसमें फॉरवर्ड होकर सामने आए तो ये बहुत अच्छा रहेगा झारखंड के लिए और झारखंड के वासियों के लिए। बिल्कुल। हरीश्वर दयाल साहब, देखिए आप यहाँ पर बैठे तमाम लोगों में मैं विश्वास रखता हूँ कि ऐसे शख्स हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा झारखंड को और सबसे करीब से झारखंड को देखा है। चूंकि हमें लगता है कि हम तमाम लोगों में सबसे ज्यादा मतलब एक्सपीरियंस आप ही हैं। हरीश्वर साहब, एक लेमैन सवाल है। लेमैन सवाल इसलिए है क्योंकि एक करमू महतो साहब हैं जो हमारा फेसबुक पर सवाल पूछ रहे हैं। उनका सवाल यह है, सिंपल सा उनका सवाल है कि भाई इतना सब कुछ आप तामझाम कर रहे हैं, न्यूज़ 11 भारत इतनी चीजें दिखा रहा है, एक आम आदमी को इससे क्या फायदा मिलेगा? आम आदमी तो मरता ही रहेगा, इससे सिर्फ बड़े बड़े लोगों को फायदा मिलेगा। तो हरीश्वर दयाल साहब इसमें आम लोगों का फायदा कैसे देखते हैं? चूंकि आप इसको बेहतर समझा सकते हैं आम लोगों को। पहली चीज है कि यहाँ पे रोजगार का सृजन होगा। जब रियल एस्टेट डेवलप होगा तो उसमें भी रोजगार का सृजन होगा, या जितने भी क्षेत्र यहाँ पर विकसित होंगे सभी में रोजगार का सृजन होगा। तो पहला फायदा जो आम लोगों को होगा वो रोजगार का सृजन होगा। और रोजगार का सृजन जो होता है हम लोग कहते हैं उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। अगर किसी एक के पॉकेट में अगर जाता है 100 रुपया तो वो कई चीजें और उससे खरीदता है, और वो जो खरीदेगा तो जिन सामान को खरीद रहा है उनका भी व्यापार बढ़ेगा, उनकी भी आय बढ़ेगी, वहां भी उत्पादन शुरू होगा, तो मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। तो पहला जो फायदा होगा वो रोजगार का सृजन होगा, आय का सृजन होगा। दूसरा एक जो फायदा नजर आ रहा है वह है कि मेडिकल के क्षेत्र में अगर मैं कहूं तो हम लोगों ने देखा है कि दो तीन क्षेत्र हैं जो कि मेडिकल में डेवलप किए हैं पूरे देश में। तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, कुछ हद तक कर्नाटक है, और उसके बाद दिल्ली और बॉम्बे है। तो सारे लोग पूरे, अगर आप देश के लोगों को देखिए तो सारे लोग वहीं जा रहे हैं, जिसको एक शब्द यूज किया जाता है मेडिकल टूरिज्म। तो वो मेडिकल टूरिज्म का हब हो गया है, जिसके कारण अगर आप जानते होंगे तो जैसे सीएमसी वेलोर है तो उसके आस पास कई तरह के व्यवसाय, वो खाना खिलाने से लेकर के अटेंडेंट को रहने तक की व्यवस्था करने वाले, वो रोजगार वहां पर सृजन हुए हैं। और यहाँ के लोगों को क्या, या यहाँ के आसपास के राज्यों को क्या हो रहा है, यहाँ के आसपास के राज्य के लोग, सारे लोग वहीं जा रहे हैं। अच्छा। अगर मान लेते हैं मेडिकल फैसिलिटी यहाँ पर डेवलप होता है तो दो तरह का फायदा होगा। एक तो यहाँ के जो लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है रोजगार इलाज के लिए, जैसा आपने कोविड के समय में भी देखा था कि काफी लोगों को बाहर जाना पड़ा इलाज के लिए पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस के कारण, वो सारे लोगों का भी पैसा बचेगा, उन लोगों को भी सुविधाएं बचेंगी। जैसे लोग एयर एम्बुलेंस वगैरह कर रहे थे वो कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सभी का इलाज हो सकेगा। दूसरा क्या होगा कि जो आसपास के राज्य हैं जैसे अब वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, बिहार है, सभी के भी मरीज आपके यहाँ आना शुरू हो जाएंगे। और जब आपके मरीज यहाँ पर आना शुरू हो जाते हैं, बाहर के अगर मान लेते हैं दूसरे राज्यों से भी मरीज आना शुरू हो जाते हैं, यह भी एक मेडिकल टूरिज्म हब बन जाता है। तो यहाँ पर फिर इकोनॉमी इसका भी एक्सपैंड करेगा उसी तरह से, जैसे कि अगर आप देखें कि ये जो क्षेत्र हैं वो वेलोर है, चाहे बॉम्बे है, चाहे दिल्ली है, बैंगलोर है, हैदराबाद है, वहां पे जो आसपास में डेवलप हुए हैं जो भी व्यवसाय वो यहाँ पर डेवलप होंगे। तो यह भी एक फायदा होगा। तो रोजगार का, आय का, हाँ, और उसके बाद अगर आप देखेंगे उसी तरह से एजुकेशन के क्षेत्र में भी होगा। यहाँ से काफी सारे छात्रों को बाहर जाना पड़ रहा है पढ़ने के लिए, तो वह भी अब यहीं रह सकेंगे और बाहर के राज्यों के भी लोग यहाँ पर पढ़ने आ सकेंगे अगर अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं। अब मैं एक बार देवघर का रुख करता हूँ। देखिए आलोक मलिक साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मलिक साहब, तमाम बातें आपने सुनी, समझी, देवघर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसे कैसे देख रहा है, और देवघर का एक आम निवासी या संताल में बिजनेस से ताल्लुक रखने वाला, व्यवसाय जगत से ताल्लुक रखने वाला एक आम आदमी इसको किस तरीके से देख रहा है? मलिक साहब। आम आदमी स्मार्ट सिटी के कॉन्सेप्ट को अभी तक जान नहीं पाया है। और हेलो, आवाज रिफ्लेक्ट हो रहा है? जी सर, आप बोले, मैं टेक्निकल टीम को बोल रहा हूँ, वो ध्यान देगी इस पे, आप बोले सर। जी, तो वो आम जनता की बात करेंगे तो वो नहीं हो पा रहा है, अभी तक वो लोग जान नहीं पाए ये स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट क्या है। ये भारत सरकार का प्रोजेक्ट है, रांची में स्मार्ट सिटी है, वो हमारे लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, संताल के एरिया के लिए भी। और संताल में भी इन्वेस्टर हैं, लेकिन ये इस तरह की जो समिट सरकार करती है
वो समिट देखिए एक वर्क कल्चर सरकार को थोड़ा बदलने की जरूरत है और उद्यमियों और इन्वेस्टर्स से, झारखंड के उद्यमियों और इन्वेस्टर्स से थोड़ा और फ्रेंडशिप बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि आप देखिए कल हम लोगों को ये लेटर मिला है जी, और आज 11:30 बजे वो रांची में इन्वेस्टर मीट के लिए देवघर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, देवघर के लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। तो हाउ कैन, कैसे लोग वहां जा सकते हैं? इससे 3 महीना पहले भी इसी तरह का हुआ था जब इन्होंने इन्वेस्टर मीट किया स्मार्ट सिटी का, जो ऑक्शन के लिए ये ऑक्शन शुरुआत कर रहे थे, इसी तरह एक दिन पहले बताया गया। तो लगता है कि मतलब सरकार कहीं ना कहीं मतलब बहुत सीरियसली नहीं लेती है, और या फिर इन्वेस्टर उनको प्री मेड इन्वेस्टर होंगे, क्योंकि जिस तरह से सरकार को ये करना चाहिए, ये पॉलिसी अच्छी पॉलिसी, लेकिन इन्वेस्टर कैसे जान पा रहे हैं। और स्मार्ट लिविंग का कॉन्सेप्ट है और 218 एकड़ की बात है, 42 प्लॉट हैं, और जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि इसके डिटेल्स में इंस्टीट्यूशनल के लिए 64 एकड़ जमीन दिया गया है, कॉमर्शियल वर्क के लिए 66 एकड़ जमीन किया गया है, मिक्स्ड यूज के लिए 61 है, और पब्लिक एंड सेमी पब्लिक 25 एकड़ है। तो इसमें कहने का मतलब हम हॉस्पिटल भी बना सकते हैं, इंस्टीट्यूशन भी बना सकते हैं, हम एजुकेशन सेंटर भी बना सकते हैं, और इसका परोक्ष और अपरोक्ष मतलब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों तरह से लाभ लोगों को मिलेगा, रोजगार के रूप में बड़ा लाभ मिलेगा। और संताल परगना में भी हमारे इन्वेस्टर हैं जो रांची में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ भी मैं देख रहा हूँ कि 2-4 इन्वेस्टर बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। हमारे यहाँ जैसे लीजिए कि 5 स्टार होटल के लिए भी प्रोजेक्ट के लिए हमारे यहाँ इन्वेस्टर हैं जो कर रहे हैं, लेकिन उनको भी मैं देखता हूँ कि सरकार की तरफ से अभी तक कोई मतलब कि प्रोत्साहन नहीं दिया गया, बार एक MOU भी नहीं हुआ। तो इस तरह से मतलब सरकार चाहती क्या है इन्वेस्टर के साथ, किस तरह से फ्रेंडली होती है। जब तक फ्रेंडली नहीं होगी, उनको सुविधाएं नहीं मिलेंगी, एक समिट हो जाने से कुछ नहीं होने वाला। बहुत पॉइंट वाली आपने बात कही है। देखिए, सरकार के अगर कोई भी प्रतिनिधि इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो इस पॉइंट को तो नोट कर लीजिए कि आप ही सोचिए कि कल देवघर चैंबर ऑफ कॉमर्स से हमारे साथ आलोक मलिक साहब जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि भाई कल हमें ये इनविटेशन मिला कि रांची में आज ये समिट होने वाला है, और आज सुबह 11:30 बजे समिट हो गया। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि संथाल से हम यहाँ पर इस समिट में हिस्सा लेने पहुंच जाएंगे? तो देखिए, कुछ भी समिट हो तो इसमें इसका एक प्रॉपर प्रचार होना चाहिए, एक प्रॉपर उसका एडवर्टीजमेंट होना चाहिए, ताकि उन लोगों तक कम से कम जो कि टारगेटेड आपके जो लोग हैं वहां तक ये पहुंचना बेहद जरूरी है। अब इतना तो तय है कि भाई अभिषेक भारती आकर के वहां पर इन्वेस्ट तो कर नहीं सकता, इन्वेस्ट करने वाले तो व्यवसायी वर्ग ही होगा, उद्यमी वर्ग ही होगा। तो उद्यमी वर्ग तक पहुंचना आपको बहुत जरूरी है। आपने समिट किया, ये समिट उनके लिए ही तो किया है। अगर उन तक जानकारी लेट पहुंच रही है या वो आपके कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं, तो ये एक छोटी सी चूक है, छोटी सी त्रुटि है, जिसको आपको दूर करने की जरूरत है। क्योंकि भाई आप इन सब चीजों को दूर करेंगे तभी तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, वरना सिर्फ कागजों पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो हम पिछले 20 साल से देखते आ रहे हैं। लेकिन सच्चाई तो यही है कि अगर उद्योग जगत बढ़ेगा तभी तो झारखंड बढ़ेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, कहीं जाइएगा मत, चूंकि डंके के चोट पर आज झारखंड के विकास की बात हो रही है और बहुत इंटरेस्टिंग जगह पर है ये बातचीत। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और जल्द हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। देखिए, झारखंड के विकास की बात हो रही है, कुछ कंस्ट्रक्टिव हो रहा है तो हमें उसमें साथ देना है, ना कि अड़चनें लगानी है। कुछ कंस्ट्रक्टिव हो रहा है तो हमें उसमें सरकार का सहयोग करना है। जहां पर गड़बड़ होगी वहां पर मैं चीख चीख के आवाज उठाता हूं। देखिए, जो चीज अच्छी हो रही है तो भाई डंके की चोट पर कह रहा हूं कि हाँ ये चीज अच्छी है। जो त्रुटियां हैं वो पता चली, जैसे अब देवघर चैंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्य हमारे आलोक मलिक साहब ने कहा कि देखिए हमें इन्विटेशन कल मिला और आज कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप कि भाई हम जो है उसमें हिस्सा ले लेंगे। तो एक प्रॉपर कहीं ना कहीं वो जो कम्युनिकेशन गैप होता है ना, वो नजर आया है। एक बार फिर मैं हरीश्वर दयाल साहब के पास आता हूं। हरीश्वर दयाल साहब, एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाना, फिर उसको इंप्लीमेंट करना, उसके बाद जैसे ये स्मार्ट सिटी है, अब स्मार्ट सिटी में सारा खेल ही इंफ्रास्ट्रक्चर का है। सरकार के लिए, चूंकि झारखंड के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत नया है, झारखंड ने बड़ी बड़ी बातें बहुत सुनी है, लेकिन उसको धरातल पर कर करके दिखाना ये झारखंड सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और यूं समझ लें कि अगर सरकार इसको कर देती है, इन इन्वेस्टर्स को अगर वो लुभा लेती है,
तो ये झारखंड सरकार एक बहुत बड़ा झंडा गाड़ लेगी, यूं मान लेते हैं। हरीश्वर दयाल साहब कैसे देखते हैं इसे? मैं तो काफी पॉजिटिव हूँ। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे काफी सारी चीजें आएंगी, काफी इन्वेस्टर्स आएंगे और बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि सारी चीजें एक जगह पे हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहाँ पे डेवलप हो रहा है, और एक जो कहते हैं एक्सटर्नल इकोनॉमी, जो एक्सटर्नैलिटी है उसका भी फायदा होगा, कि एक दूसरे कई क्षेत्र अगर एक साथ विकसित होते हैं तो एक इकोनॉमी ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन भी होगा, जो भी इंडस्ट्री लग रहे हैं, और एक दूसरे से जो एक्सटर्नल इकोनॉमी होता है उसका भी फायदा होगा। तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स भी आएंगे और कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा यह पूरा का पूरा प्रोजेक्ट। रोहित अग्रवाल साहब, चूंकि आप तो आज इस ऑक्शन में अवेलेबल थे, सारी चीजें आपने देखी भी हैं, कुछ ऐसी चीजें जहां आपको लगता है कि अभी सरकार को थोड़ा, और जैसे अभी आपने आलोक मलिक साहब को सुना, तो एक ये हुआ कि भैया संताल के जो लोग थे वो लोग इस ऑक्शन में, ठीक है हिस्सा तो वो लोग संताल में बैठे बैठे भी ले सकते हैं, लेकिन अब समिट हुआ तो इसमें उनको पहुंचना चाहिए था, किसी कारणवश वो नहीं पहुंचे। तो ऐसी कुछ कमियां आपको लगता है जहां पर आपको सजेशंस देना है कि हाँ भाई यहाँ पर थोड़ा सा वर्कआउट करने की जरूरत है? जैसे हमारे क्षेत्रीय उपाध्यक्ष आलोक जी ने बताया, अगर ऐसा है कि उनको लेट से मिला है तो ये तो चलिए थोड़ी चूक हुई है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को तो भाई आप 3-4 दिन आउटस्टेशन है तो उनको समय देना ही पड़ेगा। तो लेकिन हाँ, मैं ये कहूंगा कि वो फिर एक समिट करना चाहिए। आज जो हुआ, आज अज्यूम करें कि रांची के लोगों ने ही इसमें भागीदारी ली, एक पूरा स्टेट वाइज समिट एक और करना चाहिए इनको, और उसमें इंश्योर करने की मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो, तो मुझे लगता है ये अच्छा रिस्पांस मिलेगा। जो ये सेकंड फेज है वो सक्सेसफुल हो पाएगा। और कुछ सजेशंस? और तो सर सजेशंस ये हैं कि जैसे अगर लैंड का साइज है, जैसे बहुत लोगों ने फीडबैक दिया था काफी जैसे बड़ा है लैंड का साइज या कुछ है, तो उस पर आई एम श्योर वो लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, दोबारा विचार करेंगे ही, और जरूरत पड़ी तो उसे थोड़ा सा रिसाइज करें, क्योंकि थोड़ा सा मतलब ये फीडबैक की जरूरत है, ये टू वे कम्युनिकेशन की तरह। अथॉरिटी बहुत ओपन है, ये बहुत पॉजिटिव है इसके लिए। अच्छा। तो देयर इज नो प्रॉब्लम, और हम लोग रेगुलर टच में। आज का समिट बहुत सक्सेसफुल रहा, मैं तो ये बोलूंगा। 1 घंटे का तो क्वेश्चन आंसर सेशन ही था, जिसमें काफी सारी क्वेरीज थी, सबका जवाब सचिव महोदय ने स्वयं दिया। उन्होंने बहुत सारी चीजें थी जिनके संज्ञान में आया। देखिए, चर्चा जब होती है तभी चीज पता चलती है। बिल्कुल तो वही है, तो उन्होंने बात नहीं, ठीक है हम लोग उसको टेकअप करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एक चीज उन्होंने आप और बहुत अच्छी बात बोली कि कोई भी शहर बसता है, गुड़गांव एक दिन में नहीं बसा, नोएडा एक दिन में नहीं बसा, वैसे स्मार्ट सिटी भी एक दिन में नहीं बसने वाला, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो हम लोग को वो ट्रस्ट रखना है सरकार पे और मिलकर आगे बढ़ना है। मानव केडिया साहब, पश्चिम सिंहभूम के व्यवसायी, अभी चलिए ठीक है आज ये तो समिट हो गया, लेकिन आने वाले समिट में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पश्चिम सिंहभूम के लिए भाई कुछ सरकार को अलग से कुछ प्लान करने की जरूरत है, या जो अभी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है इसको सही तरीके से इंप्लीमेंट कर दिया जाए, और कुछ मतलब कुछ अलग से एम्फेसिस, कुछ ऐसा सरकार की तरफ से कोई सजेशंस आप लोगों की तरफ से? सर, मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि जो पहले मोमेंटम झारखंड जो लोगों ने देखा है, जो आम पब्लिक की अगर बात करें, जो छोटे व्यवसायी है वो उनकी बात करें, तो जो उन्होंने पहले मोमेंटम झारखंड को देखा है और पहले के जो इन्वेस्टर्स मीट को देखा है, जिसका रिजल्ट मुझे लगता है कि कुछ नहीं आया। तो सरकार को इस तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि हम अगर इन्वेस्टर्स मीट कर रहे हैं, आज माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली जाके भी इन्वेस्टर्स मीट किए हैं और उन्होंने एमओयू साइन किया 10,000 करोड़ का। वो एमओयू जो साइन किया है, पहले भी झारखंड में बहुत से एमओयू साइन हुए हैं, वो एमओयूज का धरातल में आना बहुत जरूरी है। आप सिंहभूम की अगर बात करें, सिंहभूम जिला की अगर बात करें, यहाँ पर जो है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का बहुत अच्छा अप्रोच है। यहाँ पर अगर कोई इंडस्ट्री लगाए फूड प्रोसेसिंग में, अगर आगे बढ़कर आए, और मुझे लगता है कि सरकार को इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में ये ध्यान देना चाहिए कि झारखंड में क्या चीज़ की मौजूदगी है, मतलब यहाँ पर अगर रॉ मटेरियल अवेलेबल है तो क्या क्या रॉ मटेरियल्स जो है वो किस इंडस्ट्रीज के लिए बेनिफिट होंगे, उस पर उनको विशेष ध्यान देकर उस पर इंडस्ट्रीज, जो बड़े इंडस्ट्री है, उनको कॉल करना चाहिए। जैसे यहाँ पर आयरन और प्रचुर मात्रा में है, यहाँ पर अगर कोल प्रचुर मात्रा में है, या और कोई मिनरल्स अगर प्रचुर मात्रा में है, तो वो मिनरल्स को यूज अगर झारखंड के अंदर ही इंडस्ट्री लग के अगर हो, तो ये हमको लगता है कि इससे अच्छा बहुत कुछ नहीं होगा। मैं पहले भी कहा जैसे कि एंसिलरीज इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल एंसिलरीज इंडस्ट्रीज यहाँ पर बहुत है।
अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज सिंहभूम में लेके आते हैं, एक बड़ा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज पैरेलल टू टाटा मोटर्स अगर लेके आते हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा स्टेप होगा झारखंड सरकार का भी और केंद्र सरकार का भी। मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि ये अभी पॉसिबिलिटी इसलिए भी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्क्रैप पॉलिसी लेके आया है, जिसके तहत जितने भी 15 ईयर्स या 20 ईयर्स पुराने जितने भी व्हीकल्स हैं उनको वो स्क्रैप कर रहे हैं। और ये स्क्रैप करने का रीज़न है पॉल्यूशन, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। और उन्होंने जो फ्रेम आउट किया है कि ऐसे कम से कम 1 करोड़ व्हीकल्स पूरे भारतवर्ष में हैं जो स्क्रैप पॉलिसी के अंदर में स्क्रैप हो जाएंगे। अब इसका बेनिफिट क्या होगा? अगर कोई 15 साल 20 साल पुराने व्हीकल्स अगर स्क्रैप हो रहे हैं तो नए व्हीकल्स की बिक्री होगी। अगर नए व्हीकल्स बिक्री सेल होंगे तो उससे क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा कि जो आम लोगों को जो परेशानी होती है एम्प्लॉयमेंट में वो दूर होगी और नए इंडस्ट्रीज आने का मौका मिलेगा। तो ये राइट समय है, जब चूंकि स्क्रैप पॉलिसी भी गवर्नमेंट ने लागू कर दिया है, ये सही समय है कि झारखंड में खासकर सिंहभूम में कोल्हान क्षेत्र में एक बड़ा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज यहाँ पर आए और जिससे यहाँ के जितने भी एंसिलरीज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं उनको बेनिफिट मिल सके। और इसके साथ साथ अभी केंद्र सरकार ने ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन इंसेंटिव लिंक स्कीम भी लेके आया है, जिसके लिए उन्होंने 26 करोड़ का एलोकेशन भी किया है। तो ड्रोन के क्षेत्र में भी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दे रहे हैं कि ड्रोन के क्षेत्र में भी अगर कोई इंडस्ट्रीज आए तो उनको भी बढ़ावा दे रहे हैं, उसके लिए भी उन्होंने एलोकेशन दिया है। तो उस क्षेत्र में भी अगर कोई काम करना चाहे, कोई इंडस्ट्रीज आए, तो मुझे लगता है कि झारखंड सरकार को उनका स्वागत करना चाहिए यहाँ पर झारखंड में, खासकर सिंहभूम क्षेत्र में। आलोक मलिक साहब, आपके तरफ से सुझाव। देखिए, वो झारखंड का विकास ओवरऑल संथाल के विकास में है। संथाल का विकास नहीं होगा, सिर्फ छोटा नागपुर का विकास होगा, दक्षिणी छोटा नागपुर का, तो झारखंड का विकास इसे नहीं कहा जाएगा। जब तक संथाल का विकास ना हो, जब तक दक्षिणी छोटा नागपुर का विकास ना हो, जब तक पलामू का विकास ना हो, कोयलांचल का विकास ना हो, कोल्हान का विकास ना हो, तब तक यह परिपूर्ण विकास नहीं है। तो संथाल के परिप्रेक्ष्य में इसको कैसे देखें? क्या सजेशन देता है संथाल का एक बिजनेसमैन, एक उद्यमी? संथाल के परिप्रेक्ष्य में ये कहना चाहूँगा कि अब झारखंड का सबसे पिछड़ा क्षेत्र संथाल परगना हुआ करता था, लेकिन अब ये शैशवावस्था में आ गया है। एम्स और एयरपोर्ट जैसी चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं संथाल के क्षेत्र में, जो संथाल को परिवर्तित करने के लिए काफ़ी है। और अच्छा करने के लिए मैं ये सजेशन देना चाहूँगा कि संथाल परगना को ट्रस्ट एरिया घोषित करें या स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित करके यहाँ पर अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ कराने की कोशिश की जाए तो काफ़ी संभावनाएं हैं यहाँ पर। और संथाल परगना में इंडस्ट्री के मामले में जो सबसे बड़ा समस्या लैंड का आता है, तो उस लैंड की समस्या को अगर सरकार यूँ दूर करे, 20-25 एकड़ के लैंड के टुकड़े को एमएसएमई शेड वहाँ बना के दे, ताकि छोटे इकाइयाँ जिसको 2000 से 5000 का स्क्वायर फीट का शेड मिल जाए, तो इंटरप्रेन्योर का समय बचेगा। अगर संथाल परगना के 6 जिलों में ऐसे 20-25 एकड़ जमीन लेकर के अगर एमएसएमई शेड बना के दे, प्रीमेड शेड बना के दे रेंटल पे, तो जल्दी से बिजनेस ग्रोथ दिखेगा। और जानते कि एमएसएमई ही रीढ़ होती है बिजनेस की, तो ये अगर एमएसएमई प्रोजेक्ट होंगे तो शेड बना के देंगे तो तुरंत से आदमी काम करेगा। रोजगार जो है, जितना पलायन हुआ था वो सारे रोजगार यहाँ पे मिल जाएंगे। दूसरा मैं देखता हूँ कि संथाल परगना के एरिया से क्रॉस करके बांग्लादेश टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पूरा बूम किया पूरे वर्ल्ड में। और आप देखेंगे कि जब से गोविंदपुर एनएच हाईवे बना है, ये बांग्लादेश के टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए लाइफलाइन हो गया। और जब यहाँ से कच्चा माल पंजाब वगैरह से जो भी जाके इस रोड से जा रहे हैं, तो सरकार अगर 80 पॉलिसी बनाए और 200-400 एकड़ का एक कॉरिडोर बनाए जहाँ पे टेक्सटाइल पार्क बसा सकते हैं एनएच के किनारे में। जैसे सरकार मुख्यमंत्री ने पिछले 3 महीने पहले घोषणा भी किया था कि एनएच गोविंदपुर साहिबगंज एनएच पे छोटे छोटे इकाइयाँ, छोटी छोटी ज़मीन को अधिग्रहण करके 100-200 एकड़ करके वेयर हाउस ये वगैरह के लिए करेंगे। अगर सरकार इस पर गंभीर हो तो कोई कारण नहीं कि संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया में, इंडस्ट्रियल ग्रोथ में आगे बढ़ सकता है। दूसरा, एक हमारे यहाँ अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट भी सेंक्शन है लगभग 6-8 वर्षों से। सरकार उसके काम को बढ़ाए। अब एम्स बन गया, एयरपोर्ट बन गया, देवघर में ही मोहनपुर ब्लॉक में इसके लिए ज़मीन चिन्हित है। अगर अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट आप जान रहे 4000 मेगा पावर
पावर यूनिट का। ये प्लांट अगर संताल परगना में लगता है तो संताल परगना की तकदीर पूरी बदल जाएगी, और सिर्फ तकदीर नहीं बदलेगी बल्कि झारखंड उस कंडीशन में होगा कि न सिर्फ अपनी बिजली खपत को पूरा कर पाए बल्कि दूसरे राज्यों को भी हम नेशनल ग्रिड में बिजली सप्लाई करने की स्थिति में होंगे। छत्तीसगढ़ देखिए झारखंड के साथ बना था और आज बिजली की स्थिति में कहां से कहां चला गया। तो अगर थोड़ी सी दूरदर्शिता झारखंड की सरकार दिखाती है इन सब चीज़ों पे, उसी तरह नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने देवघर को चिन्हित कर रखा है झारखंड में कि अगर आप यहाँ 1200 एकड़ जमीन हमको देते हैं तो मैं यहाँ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप कर दूंगा। तो सरकार को उस पर भी देखना चाहिए। दूसरी ओर आप देखिए कोल बेस्ड इंडस्ट्री संताल परगना में सबसे बड़ा कोल ब्लॉक मिला है, झारखंड का सबसे बड़ा कोल ब्लॉक, जिसमें मतलब कि आप कह सकते हैं कि ये 15 वर्षों तक, अगले 15 वर्षों तक कोयला की आपूर्ति कम नहीं होने देगा, और सिर्फ 26,000 एकड़ इससे एक्स्ट्रा मनी सरकार को मिला है इस बार की भारत सरकार की पॉलिसी से। तो इतना पैसा मिला है, लेकिन उसको कोल खनन के लिए आप अगर जमीन नहीं दिला पाएंगे, जमीन में सहयोग नहीं करेंगे तो कैसे होगा। अगर सरकार इन सब चीज़ों को देखे तो झारखंड में संताल परगना उस एरिया को, छोटा नागपुर एरिया को बराबरी करने के लिए क्षमता रखता है, बशर्ते सरकार की सोच पॉजिटिव हो, और सरकार की सोच पॉजिटिव दिख रही है। अधिकारीगण इस पर और ज़्यादा पॉजिटिव हो, इसको इम्प्लीमेंट कर पाए। हरीश्वर साहब, अभिषेक जी हरीश्वर साहब, समझना ये चाहेंगे कि देखिए संताल के विकास की, चूंकि हम देखते हैं कि देखिए कोल्हान में जमशेदपुर हो गया, आदित्यपुर हो गया, इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में डेवलप हो चुका है, रांची में इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो चुका है, लेकिन इसके अलावा अगर हम पलामू प्रमंडल की तरफ देखते हैं तो हमें नजर आता है कि भाई उधर थोड़ा सा डेवलपमेंट की जरूरत है। फिर हम जब देखते हैं संताल की तरफ तो हमें लगता है कि हाँ, ये दोनों क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर कि और ज्यादा इम्फेसाइज सरकार को एक्स्ट्रा फोकस करने की जरूरत है। तो जैसा कि आलोक मलिक साहब बता रहे हैं कि भाई स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जाना चाहिए, लैंड का जो सेटलमेंट है वो थोड़ा आसान किया जाना चाहिए। भाई लैंड पोजीशन वहां पर बहुत मुश्किल हो जाता है, खास करके अगर संताल की बात करें तो। हरीश्वर दयाल को क्या लगता है कि सरकार को क्या नीति अपनानी चाहिए, पलामू प्रमंडल की बात करें या फिर संताल की बात करें तो? संथाल परगना में जो टेनेंसी लॉ है उसको लेकर के कुछ समस्याएं हैं, एसपीटीए के कारण कुछ लिमिटेशन है वहाँ पर डेवलपमेंट का। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि संथाल परगना और पलामू क्षेत्र जो हमारा दो नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट है जो क्षेत्र हैं, उनको और विकसित करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक समग्र विकास के लिए एक बैलेंस्ड ग्रोथ हर रीजन का होना चाहिए। तो सारे रीजन जब तक बराबर नहीं डेवलप होते हैं तो हम लोग पूरे स्टेट को डेवलप नहीं मान सकते हैं। तो यह जरूरी है और इसके लिए उचित कदम उठाए जाने जरूरी हैं। बहुत सही बात आपने कही है। अब मैं रोहित जी के पास एक फाइनल कमेंट के लिए मैं रोहित जी के पास आ रहा हूँ। रोहित जी, तमाम चीजें हमने सुन ली, तमाम चीजें हमने देख ली, ठीक है। एक सवाल यहाँ पर आ रहा है, मैं फेसबुक पर देख रहा था, एक शख्स है, उनका ये सवाल है कि भाई देखिए जब तक धरातल पर इन्वेस्टमेंट नजर नहीं है तब तक उसका कोई फायदा नहीं है, चूंकि एमओयूज बहुत सारी हुई हैं, धरातल पर वो आती नहीं है। अमूमन हम झारखंड ने ऐसा देखा है। तो क्या लग रहा है कि इस बार भी ऐसा ही कुछ होगा, या इस बार इन्वेस्टमेंट्स जो आएंगी उनको धरातल पर देख रहा है झारखंड सरकार और झारखंड के लोग? नहीं, 100% धरातल पे आएगा ये योजना जो है, और इनफैक्ट आ चुका है। देखिए कोई भी एमओयू अपने करते, एमओयू होके रह जाता था, यहाँ तो एक्चुअल ट्रांजैक्शन हो रहा है, लोगों ने पैसे जमा किए हैं, अलॉटमेंट हुआ है उसे जमीन, तो ऐसा नहीं है। और जो जगह है स्मार्ट सिटी ऑलरेडी डेवलप्ड है। एल&टी नामक कंपनी जो भारत की सबसे बड़ी अग्रणी कंपनी है इसमें वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में, उन्होंने रोड ड्रेन सब चीज़ का डेवलपमेंट किया है। तो धरातल पे तो ये आ ही चुका है। अब बस ये है कि जो लैंड ऑक्शन हुए हैं उनमें वो जो कंस्ट्रक्शन करना वो 5-6 साल में फटाफट हो, और ये फिर स्मार्ट सिटी का बिगुल बजे। लेकिन जहां तक धरातल की बात है, ऑलरेडी धरातल में आ चुका है, आधारभूत संरचना बन के तैयार है, लैंड की ऑक्शन हो रही है, लैंड जो ऑक्शन हो रही है सबके सामने ड्रेन है, सबके पास रोड है, तो आधारभूत संरचना की कमी नहीं। तो मैं ये कहूंगा धरातल पे ये आ चुका है स्मार्ट सिटी। अब बस जो प्लॉट्स लेंगे, जो निवेशक है, उनको जस्टिस करना है कि समय सीमा के अंदर वो अपनी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें। तो अगर नहीं भी करेंगे तो उसमें दंड का भी प्रावधान है। अच्छा।
उसमें दंड का भी रखा प्रावधान गया है वो है। सब। कंस्ट्रक्शन बैंक गारंटी चलिए। वो ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत मच ऑन है ये स्मार्ट सिटी। बहुत शुक्रिया रोहित जी, बहुत शुक्रिया मानव केडिया साहब, बहुत शुक्रिया आलोक मलिक साहब, और बहुत शुक्रिया हरीश्वर दयाल साहब, आप तमाम लोगों का। हमने चर्चा की, झारखंड के विकास की बात की, और सबसे बड़ी बात है कि बहुत शुभ दिन हमने इस बात पर चर्चा की है, बहुत शुभ दिन हमने ये बातचीत की है, क्योंकि आज से बढ़िया दिन हो नहीं सकता झारखंड के विकास के श्री गणेश का। हम उम्मीद करते हैं कि भाई जितने भी जो बातें हुई हैं वो बातें हमें धरातल पर नजर आए। हमने जो इतिहास से सीखा है, इतिहास से जो सीखा है वो सारी चीजें हों। इतिहास ने हमें बहुत कुछ सिखाया, क्योंकि झारखंड का इतिहास ऐसा है जो कि हमें थोड़ा सा डराता है। तो पांव बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि ये पांव आगे बढ़ते रहें। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।